आज जब हम प्राचीन भारत के महान साम्राज्यों की बात करते हैं, तो अक्सर मौर्य, गुप्त या चोल साम्राज्य का नाम सुनने को मिलता है। लेकिन एक ऐसा साम्राज्य भी था जिसने लगभग 400 साल तक दक्षिण और मध्य भारत पर शासन किया था। सातवाहन साम्राज्य। आज हम जानेंगे सातवाहन साम्राज्य की पूरी कहानी। मौर्य एम्पायर के बाद इंडिया की सिचुएशन तीसरी शताब्दी बीसीई में सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। एक समय जो साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर शासन करता था, वह अब टूटकर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर भारत में शुंग और कण्व वंश उभरे, जबकि दक्कन क्षेत्र यानी मध्य और दक्षिण भारत में कई स्थानीय शक्तियां उभरने लगीं। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक नया राजवंश सामने आया, सातवाहन। इतिहासकार मानते हैं कि सातवाहन वंश की शुरुआत लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं सिमुक। सिमुक ने दक्कन क्षेत्र के कई छोटे राज्यों को हराकर एक मजबूत सत्ता स्थापित की। धीरे धीरे सातवाहन शक्ति बढ़ने लगी और उन्होंने महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। सतावाहनास का ओरिजिन, सातवाहनों की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ उन्हें आंध्र क्षेत्र से जोड़ते हैं, इसलिए कई प्राचीन ग्रंथों में उन्हें आंध्र वंश कहा गया है। उनकी प्रारंभिक राजधानी थी प्रतिष्ठान, जिसे आज महाराष्ट्र का पैठण कहा जाता है। बाद में अमरावती भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। सातवाहन शासक खुद को सातकर्णी उपाधि से जोड़ते थे, इसीलिए कई राजाओं के नाम के अंत में शातकर्णी मिलता है। अर्ली एक्सपेंशन सिमुक के बाद कृष्ण और फिर शातकर्णी प्रथम जैसे शासकों ने साम्राज्य का विस्तार किया। शातकर्णी प्रथम ने नर्मदा घाटी तक अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया, जो उस समय शक्ति और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। धीरे धीरे सातवाहन साम्राज्य दक्कन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया, लेकिन जल्द ही उन्हें एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, शाकास का अटैक। पश्चिम भारत में उस समय शकों यानी इंडो साइथियंस की शक्ति बढ़ रही थी। शक मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने गुजरात और पश्चिमी भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। उनका प्रभाव बढ़ने लगा और सातवाहनों के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक क्षेत्र खतरे में पड़ गए। कुछ समय के लिए सातवाहन कमजोर भी पड़े, लेकिन फिर इतिहास में प्रवेश हुआ सातवाहन साम्राज्य के सबसे महान शासक का, गौतमी पुत्र शातकर्णी। लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी में गद्दी पर बैठे गौतमी पुत्र शातकर्णी। उन्हें सातवाहन साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उन्होंने शकों, यवनों और पहलवों को हराकर साम्राज्य को फिर से मजबूत किया। उनकी विजय इतनी बड़ी थी कि नासिक अभिलेखों में लिखा गया कि उन्होंने शकों के गर्व को नष्ट कर दिया। गौतमी पुत्र ने महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा और मध्य भारत तक अपना प्रभाव स्थापित किया। उनकी मां गौतमी बालाश्री ने उनके सम्मान में अभिलेख लिखवाए। दिलचस्प बात यह है कि उनके नाम में उनकी मां का नाम जुड़ा हुआ था, गौतमी पुत्र। यह दिखाता है कि उस समय महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। मातृवंश का सम्मान और समाज नामकरण की अनूठी एवं गौरवशाली परंपरा सातवाहन राजवंश की एक सबसे अनोखी और प्रगतिशील विशेषता उनके राजाओं के नामकरण की पद्धति में देखने को मिलती है, जो उस दौर के भारतीय समाज की एक सुंदर झलक पेश करती है। मातृनाम की परंपरा, राजा अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम अत्यंत गर्व से जोड़ते थे, जैसे गौतमी पुत्र, गौतमी का पुत्र शातकर्णी। अन्य उदाहरण वासिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री शातकर्णी आदि। नारी का सामाजिक स्थान, यद्यपि राज सिंहासन पितृसत्तात्मक था, अर्थात राजा का पुत्र ही राजा बनता था, फिर भी राजाओं द्वारा माता का नाम धारण करना यह अकाट्य प्रमाण है कि उस काल में महिलाओं को समाज और राज परिवार में सर्वोच्च और सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। सातवाहनों ने अपनी आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए बड़े पैमाने पर अपनी खुद की विशिष्ट मुद्राएं और सिक्के जारी किए थे। धातुओं की विविधता, उन्होंने मुख्य रूप से सीसे, पोटिन यानी तांबे और सीसे के मिश्रण, तांबे और कांसे के सिक्के चलाए। जहाज की आकृतियां, राजा यज्ञश्री शातकर्णी के सिक्कों पर दो मस्तूल वाले समुद्री जहाजों की सुंदर आकृतियां अंकित मिलती हैं। नौसेना का प्रमाण, सिक्कों पर जहाज का होना यह दर्शाता है कि उस समय उनकी नौसेना और समुद्री व्यापार शक्ति कितनी प्रभावशाली और विकसित थी।
एडमिनिस्ट्रेशन सातवाहन प्रशासन काफी संगठित था। साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया था। हर प्रांत पर अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। स्थानीय शासकों को भी कुछ अधिकार दिए जाते थे, जिससे शासन आसान हो जाता था। राजा सर्वोच्च शासक होता था, लेकिन प्रशासन में मंत्रियों और अधिकारियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। सातवाहन सेना में घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिक शामिल थे। इकोनॉमी एंड ट्रेड सातवाहन साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी। व्यापार, उनका साम्राज्य समुद्री मार्गों और भूमि मार्गों दोनों से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी तट के बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य तक व्यापार होता था। भारत से बाहर भेजे जाते थे। मसाले, कपास, रेशम, मोती, हाथी दांत, कीमती पत्थर और रोम से आता था। सोना, चांदी, शराब, कांच के बर्तन। रोमन लेखक प्लिनी ने लिखा था कि भारत के साथ व्यापार के कारण रोम से बहुत अधिक सोना बाहर जा रहा था। आज भी दक्षिण भारत में रोमन सिक्के मिले हैं, जो इस व्यापार का प्रमाण है। सातवाहनों ने अपनी मुद्रा भी चलाई। उनके सिक्कों पर जहाजों की आकृतियां मिलती हैं, जो समुद्री व्यापार की ताकत दिखाती हैं। सोसाइटी एंड रिलीजन सातवाहन समाज मिश्रित संस्कृति वाला था। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन साथ ही बौद्ध धर्म का भी समर्थन किया। इसी समय अमरावती और नागार्जुन कोंडा जैसे बौद्ध केंद्र विकसित हुए। सांची स्तूप और अजंता की कला पर भी सातवाहन प्रभाव दिखाई देता है। उनके शासन में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत भाषा भी लोकप्रिय हुई। लिटरेचर एंड आर्ट सातवाहन काल में साहित्य और कला का विकास तेजी से हुआ। राजा हाल द्वारा रचित गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। अमरावती स्तूप की मूर्तिकला उस समय की कला का शानदार उदाहरण है। सातवाहन कलाकारों ने धार्मिक और सामाजिक जीवन को पत्थरों पर उकेरा। डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, लेकिन समय के साथ सातवाहन साम्राज्य कमजोर होने लगा। लगातार युद्ध, उत्तराधिकार संघर्ष और स्थानीय शासकों की बढ़ती शक्ति ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक साम्राज्य कई हिस्सों में टूट गया। इसके बाद दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु, पल्लव और चालुक्य जैसी नई शक्तियां उभरने लगीं। कंक्लूजन, सातवाहन साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने दक्कन क्षेत्र को राजनीतिक स्थिरता दी, विदेशों से व्यापार बढ़ाया और भारतीय संस्कृति को नई पहचान दी। वे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक पुल की तरह थे, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास की किताबों में उन्हें उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली जितनी मौर्य या गुप्त साम्राज्य को मिली। फिर भी सातवाहनों की विरासत आज भी भारत की कला, संस्कृति और इतिहास में जीवित है। और यही कारण है कि सातवाहन साम्राज्य को कहा जाता है दी फॉरगेटन पावर ऑफ एंशिएंट इंडिया।